तो हम लोग बात कर रहे थे बॉन्ड एंगल की। किसकी बात कर रहे थे? बॉन्ड एंगल का। तो सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कोई भी कंपाउंड है जिनका हाइब्रिडाइजेशन, एक का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, एक का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, एक का sp और एक का sp3, तो बताइए किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा? हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे जिसका बढ़ता है उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अगर सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है? सेम हो जाए, तो उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं? लोन पेयर। क्या चेक करते हैं? लोन पेयर। तो बताइए अगर मान लो सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अलग अलग है, तो जिसका लोन पेयर ज्यादा होगा उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। सेकंड फैक्टर था, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए, तो क्या दिखता था? क्या दिखते थे हम लोग? EN ऑफ सेंट्रल एटम। क्या दिखते थे? EN ऑफ सेंट्रल एटम। समझ पा रहे हैं ना? बताइए सेंट्रल एटम का जिसका EN ज्यादा होगा उसका क्या होता था? बॉन्ड एंगल ज्यादा होता था। समझ पा रहे हैं ना? यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में ये मॉलिक्यूल को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आपके सामने ये लिखा गया है, ये एंगल आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 आ जाए तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए NH3 PH3 ASH3 SbH3 SB, ये क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराया गया था, है ना? तो आप मुझे बताइए, अगर मान लो लिखा है NH3, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 5। कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर है कि नहीं? क्या इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है? क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या बताओ यहाँ में ऑल सारे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बताइए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं ना? मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप चेक करते हैं तो इसमें sp3 होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, सब में सब कुछ सेम है, सिग्मा बॉन्ड भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है। तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? बताइए sp sp2 sp3, क्या सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है? जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या चेक करते हैं? लोन पेयर। बताओ सबका लोन पेयर कितना है? क्या आप इतना सोच पा रहे हैं क्या कि सबका लोन पेयर 1 होगा? बताओ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनेगा? 5। कितना बॉन्ड बनाया? 3। लोन पेयर 1 होगा। 5, क्योंकि सेम ग्रुप का मेंबर है कि नहीं है, तो ये भी 5, 3 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर होगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले देखिए सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है, ये अच्छी बात है। सबका लोन पेयर भी सेम है, तो क्या चेक करते हैं? EN ऑफ सेंट्रल एटम। क्या चेक करते हैं? EN ऑफ सेंट्रल एटम। जिसका EN सेंट्रल एटम का ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेंट्रल एटम का EN ज्यादा होता है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? ज्यादा होता है। और आप बताइए क्या डाउन द ग्रुप EN की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। अगर EN डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा, और आप देख रहे हैं बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज ही हो रही है। क्या बात क्लियर है ना?
लेकिन आप सोचो भाई, जैसे कि अगर हम बात करें NH3 में, तो नाइट्रोजन देखिए NH3 में बात करें तो क्या इसके पास एक लोन पेयर है? अगर इसके पास लोन पेयर है तो बताइए, यहाँ में इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और sp3 पे बताइए बॉन्ड एंगल तो 109 इतना होता है, 109 डिग्री के आसपास में होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन आप लोग को मालूम है कि यहाँ में लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन होगा, रिपल्सन का वजह से एंगल 109 से थोड़ा कम हो जाएगा, और थोड़ा कम हो जाएगा तो बताओ कितना है? 107 डिग्री। क्लियर है ना भाई? लेकिन उसी प्रकार बोर्ड पे ध्यान देंगे। लेकिन वाटर की बात करें हम, pH3 की बात करें, देखो भाई pH3 की बात करें तो क्या इसके पास भी एक लोन पेयर है? क्या इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री। लेकिन बताओ लोन पे रिपल्सन है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई? बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? 109 से कम होना चाहिए। 109 से कम होके हो सकता है कि 104 हो जाए, 102 हो जाए, 106 मतलब 109 से कम हो जाए। तो लेकिन भाई ये 9 से डायरेक्टली कम होके 93 डिग्री हो गया। क्या हो गया भाई? 93 डिग्री। तो जो बॉक्स में बनाया गया एलिमेंट को, जो बॉक्स में बनाया गया है, एक रूल होता है जिसको ड्रेगो रूल बोलते हैं, और ये बोलता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्या बोलता है? इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ में तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन से इनका बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 107, और इसका बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 105.4 डिग्री। क्यों भाई? वाटर में, क्योंकि वाटर में जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वाटर में भी हमारा क्या होगा? इसके पास दो लोन पेयर होंगे। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और लोन पेयर ज्यादा होने का वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो एंगल इससे तो कम ही होगा इसका, इसलिए इसमें ये एंगल कम है। लेकिन बाकी वाले एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्यों नहीं होता है, इसी को हम लोग ड्रेगो रूल से समझने वाले हैं। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ इसका एंगल, देखिए मैं दो प्रकार का एंगल बोलूंगा। एक तो एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री। बताओ क्या ये सारे एंगल 90 के आसपास में है क्या? तो इसको 90 डिग्री बोला जाएगा। और ये 100 वाला, क्लियर है ना, 109 के आसपास में है कि नहीं है? है। और भाई 107 या 104 है तो ये 109 के आसपास में है। तो दो प्रकार के एंगल आपको देखने को मिला। एक तो 90 का 90, तो ये जितने भी बॉक्स बनाए गए हैं जिसमें एंगल कितना आया? 90 डिग्री, और ये दोनों का एंगल क्या आ गया? 107, और एक आ गया 104। समझ पा रहे हैं? यहाँ में ड्रेगो का स्पेलिंग DRA होता है। ड्रेगो रूल, ड्रेगोज रूल क्या है ध्यान दीजिएगा। अभी मैं समझाऊंगा कि यहाँ में ये जो बॉक्स बनाया गया है इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जिसका वजह से इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल 90 डिग्री क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई, देखिए जैसे pH3 की बात करें तो pH3 में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन हम लोग pH3 की क्या लिख रहे थे बताइए? अगर P बना देंगे यहाँ में तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आना चाहिए? sp3। मतलब एक s ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल का क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। कौन सा रूल का अकॉर्डिंग? ड्रेगो रूल का अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या होगा इधर देखिए, तो अगर हम बात करें भाई pH3 का, तो pH3 की बात करें तो यहाँ में तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो क्या होता? एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई। जैसे मान लो लिखा है pH3, तो यहाँ में फास्फोरस है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, और ये किसके पास? लोन पेयर होगा। समझ पा रहे हैं ना? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन हो गया तो इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल तो क्या हो गया भाई? 93, बहुत कम हो गया। क्यों 90 डिग्री के आसपास में आ रही है? उसको समझिए। ड्रेगो रूल बोलता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्या बोलता है? इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब s और p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। क्लियर है ना? तो आप मुझे बताइए, फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस में जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है भाई? 3s2 3p3 होता है कि नहीं होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p3 होगा ना? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का लास्ट वाला लिखने का मन करे तो 1s2 2s2 करके आप लिख सकते हैं। तो बताइए, या इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है वो कहां नहीं जाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि ड्रेगो रूल के अकॉर्डिंग ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बताइए ये कौन से ऑर्बिटल हो गए भाई? प्योर ऑर्बिटल हो गए। ये तो इंटरमिक्स नहीं हो रहे हैं,
और बताइए कोवेलेंट बॉन्ड में बताया था ना कि बताओ इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3। और जो कुछ इस दुनिया में जो कोई भी आया है वो क्या करना चाहता है, पेयरिंग। तो क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है कि नहीं है? है। बोलिए है कि नहीं है? यहाँ में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, तो क्या ये भी पेयर होना चाहेगा, ये भी पेयर होना चाहेगा, ये भी पेयर होना चाहेगा। तो बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे? 3। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3। क्या ये पीएक्स पीवाई पीजेड है क्या ये फास्फोरस है? और आप लोग मान लो तीनों ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। मान लो ये पीएक्स पीवाई पीजेड होगा कि नहीं होगा? तो मान लो इसके साइड एटम क्या है भाई, हाइड्रोजन। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो यहां में बताओ हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ में हाइड्रोजन के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ में पेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन भी आएगा इसके साथ में पेयरिंग करके बनाएगा, और हाइड्रोजन भी आएगा इसके साथ में पेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ में सिग्मा बॉन्ड बन रही है क्या? और सिग्मा बॉन्ड या तो एसएस ओवरलैपिंग से बनेगा, या तो एसपी ओवरलैपिंग से बनेगा, या तो पीपी ओवरलैपिंग से बनेगा। तो बताओ यहाँ में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो इसका मतलब पी ऑर्बिटल जो होंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, क्या ये पी, मान लो ये पीएक्स है, क्या ये पीवाई है, क्या ये पीजेड होगा? बोलो क्लियर है ना? और यहाँ में एस, क्योंकि इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एस आएगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या बताओ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो बताइए यहाँ में इसका और इसका बीच का एंगल बताओ कितना डिग्री होगा? 90। इसका बीच में एंगल कितना होगा? 90। इसका बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। क्योंकि यहाँ में जो होता है, यहाँ में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्योर ऑर्बिटल से हो रहा है। कहां से हो रहा है भाई? प्योर ऑर्बिटल से हो रहा है। इसलिए इसका जो एंगल है भाई अप्रोक्सीमेट कितना डिग्री मान लेते हैं हम लोग? 90 डिग्री, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ड्रेगो रूल क्या है अभी मैं लिखाऊंगा भी, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। इसलिए अप्रोक्सीमेट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा थोड़ा सा अगर हम बात करें तो पहले ड्रेगो रूल क्या है उसको लिखेंगे। तो पहले लिखिए ड्रेगो रूल। और ड्रेगो रूल हमेशा भाई देखिए थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ज्यादा वाले एलिमेंट, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा ड्रेगो रूल इसमें क्यों नहीं लगा? ये सेकंड पीरियड का है। और ड्रेगो रूल कब लगेगा? थर्ड पीरियड का एलिमेंट या उससे ज्यादा हो, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ और सिक्स में। क्लियर है ना भाई? सेकंड पीरियड में नहीं लगेगा। तो लिखेंगे if central atom of third period, if central atom of third period or more and contain at least one lone pair, and contain at least one lone pair, also the side of, also the side atom has En, also the side atom has En less than 2.5, then there is no hybridization in the molecule. There is no hybridization in the molecule. यहाँ में बोला है कि अगर हमारे पास में क्या है, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा वाला है, और जो साइड एटम है उसका En किससे कम होना चाहिए? 2.5 से कम होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्लियर है ना? और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। बताओ 2.5 से कम है कि नहीं है? तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं ना? ये है ड्रेगो रूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे pH3। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ऐसा लिखिएगा pH3 डैश 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 लास्ट BiS3, मतलब pH3 से लेके क्या तक? BiS3 तक, एंड H2S से लेके H2OP PO तक। In these molecule bond angle is approximately 90 degree. In this molecule bond angle is approximately 90 degree, because in this molecule there is no hybridization, and the bonding take place through pure p orbital. Bonding take place through pure p orbital
प्योर p ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिख सकते हैं px, py, pz which are at 90 degree to each other, which are at 90 degree to each other। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो जो तीन बॉन्ड बनाया है वो अनपेयर्ड की पेयरिंग करेगा, मतलब उसमें ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग किसकी हो रही है? s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है s में, और यहाँ में फास्फोरस के पास बताओ कितना? p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड की पेयरिंग होगी। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में अनपेयर्ड की जब पेयरिंग होगी तो ये जो p ऑर्बिटल है तीनों एक आपस में कैसे हैं? 90 डिग्री पे हैं। हाइड्रोजन आके उनके साथ में क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा, तो उसका बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ में प्योर ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या समझ पा रहे हैं ना? बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन एनसीईआरटी तो कुछ अलग ही बोलता है भाई। एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो PH3 है, क्या है? PH3 है। एनसीईआरटी बोलता है जो PH3 है उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। ड्रेगो बोला था इसका तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? देखिए एनसीईआरटी में ये बोला जाता है, देखिए अभी मैं लिखवाऊंगा कि जो PH3 है उनका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp3 होगा। क्या होगा? sp3। लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, अगर sp3 है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या सेम होगा? थोड़ा सा इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखो ये PH3 है, अगर मान लो PH3 में ऐसा हुआ होता, हाइब्रिडाइजेशन हुआ होता, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती। अगर sp3 होती तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाता? 1/4 इंटू 100%। तो बताओ यहाँ से परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? 25। और यहाँ में बताओ परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होता? 75%। पी के 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल, मल्टीप्लाई बाई 100, बोलो ऐसा होता है। और इनकी जो बॉन्ड एंगल होगी वो 109.5 डिग्री के आसपास में होना चाहिए कि नहीं? मैं दो एंगल की बात करूंगा, एक तो 109 के आसपास में और एक 90 के आसपास में। समझ पा रहे हैं ना? 90 में 90, 91, 92 सब उसमें सम्मिलित है। क्लियर है ना भाई? क्योंकि लोन पेयर का वजह से रिपल्सन से ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बात आपको पता है ना? ठीक है, तो मान लो यहाँ में अगर मान लो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता तो कुछ कहानी ऐसी होती, एस का करेक्टर 25% होता, पी का करेक्टर कितना होना चाहिए था? 75% और बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ड्रेगो रूल के अकॉर्डिंग नो हाइब्रिडाइजेशन, अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, अगर मान लो भाई इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नहीं होता है, तो बताओ अगर नो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा? अगर नो हाइब्रिडाइजेशन होता तो क्या होता? परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता? क्योंकि अब यहाँ में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या एस से बन रहा है क्या? तो एस का परसेंटेज कितना हो जाता? 0। समझ पा रहे हैं ना भाई? क्योंकि पी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में पी का करेक्टर कितना हो जाएगा? पूरा जो बॉन्ड बना वो पी का अनपेयर्ड का पेयरिंग कराया गया है, तो बताओ परसेंटेज पी करेक्टर कितना हो जाता? 100%। समझ पा रहे हैं ना? और बॉन्ड एंगल पूछा जाता तो बताओ कितना डिग्री हो जाता? 90 डिग्री। क्योंकि भाई px, py, pz आपस में एक दूसरे पे कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। बताओ यहाँ में s का कुछ हो रहा है क्या? नहीं, फास्फोरस का जो s है ऑलरेडी पेयर्ड है, और p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड की पेयरिंग कराने के लिए 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में s का करेक्टर तो कुछ भी नहीं है, तो जो p का करेक्टर है वो 100% है कि जो बॉन्ड बना वो p का वजह से बना, पूरा p का वजह से बना, क्योंकि p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वो बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है ना? तुम लोग नहीं समझा? तो बताओ इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि px, py, pz आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, जिसका वजह से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन देखा गया कि pH3 का बॉन्ड एंगल तो 93 डिग्री आता है, ना तो इससे आता है ना तो इससे आया। इसका मतलब 93 डिग्री जो बॉन्ड एंगल आया वो किसके करीब है? इसके करीब है। क्लियर है ना भाई? तो ध्यान देना है, अगर मान लो एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो PH3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, PH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो बताओ उसमें परसेंटेज s करेक्टर कितने होंगे? बताओ क्या उसका करेक्टर इससे मैच कर रहा है कि इससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। समझ पा रहे ना? उस समय PH3 का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो उसमें परसेंटेज s करेक्टर ऑलमोस्ट या टेंस टू 0 होगा, 1-2% s करेक्टर होगा। लेकिन 96-97% क्या होगा भाई? p करेक्टर। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग?
हाँ, तो यही मानना है। अगर ये नहीं कि pH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और s करेक्टर तो मैंने सिखाया था 1/4 मल्टीप्लाई बाई 125%, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये हाइब्रिडाइजेशन होके आई है, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल एक्चुअली मिला वो कितना मिला, 93 डिग्री। क्या वो 90 डिग्री के आसपास में है कि नहीं है? तो ये करेक्टर से आपको इसका बॉन्ड एंगल डिसाइड किया गया। मतलब जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा भाई, 0 होगा। पी करेक्टर क्या होगा, 100% होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी pH3 contain sp3 hybridization according to NCERT pH3 contain sp3 hybridization in which hybrid orbital have almost negligible s character and almost 100% p character। ठीक है, समझ में आया है ना? तो यही कारण है, अगर आपसे pH3 में बोला जाएगा कि pH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो अगर मान लो, देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो आपसे पूछा जाएगा बताइए pH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp2 sp, समझ पा रहे हैं ना? तो कौन सा टिक करेंगे? अगर मान लो ऑप्शन में लिखा है कि pH3 का, मान लो ये ऑप्शन नहीं लिखा है, पूछेगा pH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन और sp3d, तो कौन सा टिक कर देंगे? ड्रेगो रूल के अकॉर्डिंग। अगर दोनों आ जाए तो आप किसको एक्यूरेट मानेंगे, ड्रेगो को कि एनसीईआरटी को? एनसीईआरटी को। तो दोनों में से अगर एक ऑप्शन टिक करना है, नो हाइब्रिडाइजेशन और sp3, तो किसको टिक करेंगे? sp3 को। समझ पा रहे हैं क्या? तो यही है ड्रेगो रूल, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताओ, अभी तक हमने बॉन्ड एंगल जो पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड एंगल में अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 sp3, थोड़ा जल्दी जल्दी ध्यान दीजिएगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर मान लो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, sp2 sp2 sp2, क्लियर है ना? अब लोन पेयर देखा गया 0 1 2, तो बताओ किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा? क्लियर है ना? अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 sp2 sp2, लोन पेयर भी हो गया, ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर हो गया 1 1 1, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम? तो उस समय क्या चेक करते थे? EN ऑफ सेंट्रल एटम। क्या समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो इसका EN ज्यादा है, मान लो इसको A B C, यहाँ में जो सेंट्रल एटम है उसका EN सबसे ज्यादा किस में है, A में, तो अगर एक में ज्यादा है तो बताइए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर मान लो भाई sp2 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 होगा, क्लियर है ना? और यहाँ में सबका लोन पेयर 1 1 1 है, और यहाँ में देखो सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, सब में मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो क्या करेंगे भाई? तो यहाँ में तो सब में सेंट्रल एटम तो सेम हो गया, तो क्या सबका EN बराबर होगा, है कि नहीं? उस केस में साइड एटम देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? साइड एटम। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट फैक्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या होगा? साइड एटम। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ साइड एटम। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो चेक करना है, आपको देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी सेम है, और बताइए बॉन्ड पेयर का रिपल्सन भी क्या है, सेम है, और सेंट्रल एटम भी सेम है। ये सब कुछ सेम होगा तो कंसेप्ट किसका लगाया जाएगा? साइड एटम का। किसका लगाया जाएगा? साइड एटम का। समझ पा रहे हैं ना? तो यहां में ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। समझ पा रहे हैं ना? साइड एटम ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा?
ज्यादा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ साइड एटम। अच्छा बताओ, जिसका EN ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है। समझ पा रहे हैं ना? ये वाला कंसेप्ट लगेगा, याद रखना भाई। EN वाला कंसेप्ट तभी लगाएंगे ओनली फॉर फ्लोरीन। EN का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ कब लगाएंगे? जब हमारा साइड एटम क्या आ जाए? फ्लोरीन। और बाकी केस में नहीं लगाना है। बाकी केस में क्या लगाएंगे? साइज। क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई? थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे वही सेम कंसेप्ट है। इधर देखिए, मैंने बोला था ना कि अगर इसके पहले हम लोग का सेंट्रल एटम था तो मैंने क्या बोला था बताइए? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ सेंट्रल एटम। समझ पा रहे हैं ना? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम लिखा था ना इसे। मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है, जिसका साइज ज्यादा होता है उसका EN की वैल्यू कम होती है। यहां में भी देखिए फैक्ट। अच्छा बताइए, हमारा एंगल कहां पे बनता है? साइड पे या सेंट्रल पे? साइड पे या सेंटर पे? सेंटर पे ही तो एंगल बनेगा भाई। समझ पा रहे हैं ना? तो मान लीजिए जिसका एटम का साइज बड़ा होगा उसका EN क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? मान लो जिसका साइज कम होगा, ध्यान से सुनो, साइड एटम की बात कर रहे हैं ना। अगर साइड एटम क्या होगा भाई? बड़ा होगा। क्या होगा भाई? बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं ना? मान लो यहाँ में साइड एटम बड़ा है, ठीक है, तो साइड एटम बड़ा होगा। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? सेंट्रल एटम पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ना, यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। अगर मान लो भाई साइड एटम जो है बहुत बड़ा है, क्या है भाई? बड़ा है, तो साइड एटम बड़ा होगा तो उसका EN कम होगा। अगर EN कम होगा तो सेंट्रल एटम का EN ज्यादा होगा, और सेंट्रल एटम का EN ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। मतलब यहाँ में क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर समझ में आया कि नहीं आया? अगर साइड एटम बड़ा है ना तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होगा, 100%। क्लियर है ना? मतलब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा साइड एटम फ्लोरीन हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? फ्लोरीन। तो अब देखो भाई, अगर साइड एटम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता ही नहीं। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो भाई अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा यहाँ में आ जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर पे रहेगा या सेंटर से दूर चला जाएगा? दूर चला जाएगा। तो बताओ यहाँ में रिपल्सन होगा क्या? नहीं। तो यहाँ में जो एंगल होगा वो सबसे मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां सेंटर, क्योंकि एंगल तो यहाँ पे बनने वाला है, और जितना ज्यादा यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतनी ज्यादा रिपल्सन होगा, उतनी ज्यादा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमारा साइड एटम हो गया है फ्लोरीन, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगा, एंगल मिनिमम बनेगा। तो जब भी साइड एटम फ्लोरीन आए उसको सबसे उठा के पहले फेंकना है, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। क्या बताओ, EN का कंसेप्ट हम सब में लगाएंगे? नहीं, सब में हम क्या लगाएंगे? साइज का कंसेप्ट। लेकिन अगर फ्लोरीन दिखाई देगा तो फ्लोरीन में कौन सा कंसेप्ट लगाने वाले हैं? अरे भाई कौन सा? EN, इसलिए लिखा है ओनली फॉर फ्लोरीन। समझ में आया है क्या? मुझे नहीं लगा समझ में आया। कॉपी कर लीजिए। बताओ, अगर साइड एटम बड़ा होगा, बोलो जल्दी से, साइड एटम बड़ा होगा तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। साइड एटम बड़ा होगा, साइड एटम का साइज बड़ा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। साइड एटम का साइज छोटा, बॉन्ड एंगल भी कम। लेकिन अगर साइड एटम हमारा आ जाएगा फ्लोरीन, तो याद रखना उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, यहां में देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए यहाँ में हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा इसका? कितना बॉन्ड बनाता है? फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है कि नहीं? कितना? 5 में 3 बॉन्ड बनाए, 2 बाकी, 1 लोन पेयर होगा क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। क्लियर है ना? 4 होगा तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्या हो गया है? अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो sp3 sp3 sp3। जब बताओ हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो हम क्या चेक करते हैं? जल्दी से बताओ, प्रोसेस से जाना है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन। अगर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है तो बताओ, अगर मान लो इसका sp3 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 है, किसी का sp आ गया, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? sp का। हाइब्रिडाइजेशन सेम तो क्या चेक करेंगे? लोन पेयर। क्या चेक करेंगे? लोन पेयर। बताओ लोन पेयर कितना है? 1 1 1। लोन पेयर सेम हो गया क्या? तो क्या देखेंगे? सेंट्रल एटम। क्या देखेंगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बताओ कौन कौन है? फास्फोरस। सेंट्रल एटम सेम हो चुका है। बताइए, अगर हम बात करें सेंट्रल एटम क्या है? सेम है। सेम है मतलब फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, सब में सेंट्रल एटम सेम हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन किससे सॉल्व होने वाला है? साइड एटम से। किससे सॉल्व होगा? साइड एटम। और बताइए साइड एटम यहाँ में क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। मैंने बोला था कि जहां फ्लोरीन दिखाई देगा उसको सबसे पहले फेंकना है, उसका बॉन्ड एंगल सबसे
कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करेगा भाई, ध्यान देना यहाँ में, अगर हम PF3 और PI3 में कंपेयर करने की कोशिश करें, क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? जैसे मान लो PF3 है, ठीक है, और हम बात करें PI3 में, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। बताओ क्या ये लोन पेयर यहां में रिपल्सन होगा और यहां में भी रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, आयोडीन की साइज भाई क्या है, बड़ी बड़ी है, तो यहां में रिपल्सन कम, यहां में रिपल्सन ज्यादा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसका एंगल कम हो जाएगा और यहां में एंगल जो होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर है ना? समझ में आया नहीं आया? अच्छा, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना भाई, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो अगर हम बात करें PF3 में, तो बताओ बॉन्ड एंगल सबसे कम किसका होगा? PF3 का। उससे ज्यादा साइड एटम, ध्यान देना, जिसका साइज साइड एटम का बड़ा होता है बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका बड़ा साइज होता है? तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। बताइए, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा बताइए, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आए, देखते हैं आप लोग का दिमाग काम करता है कि नहीं। सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? सेम। देखो sp2 sp2 sp2, अगर लोन पेयर में बोला था हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर भी सेम, उसके बाद आपको चेक करना होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्या चेक करना पड़ता है? अच्छा बताओ, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एक डबल डबल बॉन्ड है, एक डबल और सिंगल है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा? डबल। मल्टीपल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्सन होता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? इधर देखिए, अगर मान लो यहाँ में सिंगल बॉन्ड है, ये B है, यहाँ में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ में जो, क्योंकि यहाँ में लोन पेयर प्रेजेंट है नहीं, तो लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन बताओ, क्या बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, क्या बताओ, यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ में मल्टीपल बॉन्ड है तो यहाँ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? इसका, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है। समझ पा रहे हैं ना? और दोनों जगह मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो बताओ, क्या यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ में ज्यादा होगा? अगर यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो यहाँ में रिपल्सन ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो आपको देखना पड़ेगा रिपल्सन जो है वो सेम है या डिफरेंट है। तो ये देखते हैं इधर, बताओ यहाँ में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ में सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन, यहाँ में भी सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन, सिंगल। तो सब में जो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है वो सेम है कि नहीं है? अरे भाई, एक मान लो सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है, तो दोनों में रिपल्सन कुछ अलग हो जाता है, लेकिन सब में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ में जो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर से, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से, सब कुछ सेम है। क्लियर है ना? तो आपको ये चेक करना है। अच्छा बताइए, अगर मान लो सबका हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर भी क्या सेम है कि नहीं है? है कि नहीं? तो लोन पेयर सेम होने का दो तरीका है, या तो 1-1-1 हो जाए, 2-2-2 हो जाए, 0-0-0-1 हो जाए। तो जब 0-0 होता है तो मैं बोला था ना कि क्वेश्चन को इसको इस कंसेप्ट से यूज नहीं करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे रेगुलर ज्योमेट्री से। कहां से? रेगुलर, अभी पढ़ने वाले हम लोग। अब लिखेंगे रेगुलर ज्योमेट्री। अगर मान लो लोन पेयर 0 आ जाए भाई, ध्यान देना, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा रेगुलर ज्योमेट्री से। किसे सॉल्व होगा? रेगुलर ज्योमेट्री से। तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगा? तो लिखेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री में लिखेंगे, इफ इन ए मॉलिक्यूल लोन पेयर इज इक्वल टू 0, if in a molecule lone pair equal to 0, all side atom within molecule are same, all side atom within the molecule are same, comma, all bond length are equal, comma, all bond order are equal, comma, all bond order are equal, and all bond angle are equal, and also all bond angle are equal. next point में लिखेंगे, in a molecule, if a molecule contain sp3d, if a molecule contain sp3d or sp3d3 hybridization, then it is irregular geometry, ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज इक्विटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? देखिए, मैं बोला था ना कि जब भी डी आ जाए, मैं बोला था कि जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो दो तरीका से करना है, एक तो भाई फैक्टर वाला, दूसरा हमारा क्या होगा जिसमें डी ऑर्बिटल आ जाए, जैसे sp3d आ जाए
तो उसमें इक्वेटोरियल एक्सियल आ जाएगा, है ना। तो उसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल का बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होता है, लेकिन जिसमें sp आ जाए, sp2 आ जाए, sp3 आ जाए, जिसमें d नहीं आए, तो उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है बॉन्ड एंगल का, तो फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ में क्वेश्चन लिखेंगे, कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ चलिए भाई बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे अगर हम बात करें, देखिए लिखा है BF3 BCl3 BBr3 Bi3। देखिए आप लोग क्या सोचते अगर ये कंसेप्ट नहीं पढ़े होते, तो आप बोलते बताओ यहाँ में बोरोन कितना बॉन्ड बनाता है, तीन बनाता है ना, 3 बॉन्ड बना लिया। लोन पेयर कितना है, तीनों बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर कितना है 0। तो 3 + 0 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होता है इसका 3, इसका भी कितना होता है 3, इसका भी कितना 3, इसका भी कितना 3। क्लियर है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन, बताओ इसका क्या होगा sp2, इसका भी क्या होगा sp2, इसका भी क्या होगा sp2, और इसका भी क्या होगा sp2। तो आप सोचेंगे हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तो आपका दिमाग में नेक्स्ट क्या ख्याल आता, बताओ लोन पेयर। बताओ इसका लोन पेयर कितना है, इसका लोन पेयर, सबका लोन पेयर 0। तो आप बोलते हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। तो क्या चेक करते थे, सेंट्रल एटम। बताओ सेंट्रल एटम क्या हो गया है, सेम। ध्यान सुनिए, आप क्या सोचते हैं, सेंट्रल एटम क्या है, सेम है। सेंट्रल एटम क्या है, सेम है ना। तो जब सेंट्रल एटम सेम हो जाता, ये गलत है, पहले ध्यान दो क्या गलतियां हो सकती है। सेंट्रल एटम सेम है तो फिर दिमाग में क्या ख्याल आएगा, साइड एटम। तो हम क्या चेक करेंगे भाई, साइड एटम। साइड एटम सेम है डिफरेंट है, तो फिर दिमाग में क्या आएगा कि जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो बताओ तुम्हारा हिसाब से किसका BF3 से बड़ा BCl3, उससे बड़ा BBr3, उससे बड़ा Bi3 होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबका बॉन्ड एंगल बराबर होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा लोन पेयर प्रेजेंट एंड इक्वल और लोन पेयर 0 एंड इक्वल में डिफरेंस है। यहाँ में सबका लोन पेयर कितना है भाई, 0। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री हो गई, क्या हो गई, रेगुलर ज्योमेट्री। अब इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। जब भी हमारा रेगुलर ज्योमेट्री आए तो हम एक ही मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं, इसको पूरा देखेंगे, फिर बाद में इस मॉलिक्यूल पे कंपेयर करेंगे, फिर इस पे देखेंगे, फिर इस पे देखेंगे। बोलो क्लियर है ना। तो अगर हम बात करें BF3 का, बताओ बोरोन कितना बॉन्ड बनाता है, 3। कितना बॉन्ड बनाता है 3, और उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp2। समझ पा रहे हैं ना। सबसे पहले देखेंगे इसका क्या यहाँ में लोन पेयर है क्या, नहीं, लोन पेयर तो 0 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बताओ 3 ऑर्बिटल आएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, स्पेस में अरेंज होंगे, और अरेंज कुछ ऐसे हो गए, है ना। तो बताओ इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ में। अब बताओ हाइब्रिडाइज, मैंने बोला था ना लोन पेयर 0 है, लोन पेयर क्या है 0 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। और बताइए उसके बाद देखेंगे लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है, नहीं, तो यहाँ में लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं होगा, तो कौन सा रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा, होगा कि नहीं होगा। और बताओ क्या ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल। तो बताओ इसका रिपल्सन, इसका रिपल्सन, इसका रिपल्सन क्या सेम होगा। अगर रिपल्सन सेम होगा, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन सेम होगा, तो तीनों एंगल भी सेम होंगे, और वो तीनों एंगल कितने हो जाएंगे भाई, 120 डिग्री। क्लियर है ना भाई। लेकिन अगर हम बात करें Bi3 में, अरे भाई किसका, एक ही मॉलिक्यूल को कंपेयर करना है, एक एक मॉलिक्यूल को, समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ यहाँ में सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, लोन पेयर कितना है 0। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब देखो sp2 होने के बाद लोन पेयर तो है नहीं, तो रिपल्सन चेक करेंगे। बताओ यहाँ में सिंगल का सिंगल से रिपल्सन किया जा रहा था, और सारे बॉन्ड लेंथ क्या थे, सेम थे कि नहीं थे। अरे भाई जो रिपल्सन था वो सेम था कि नहीं। अगर मान लो यहाँ में फ्लोरीन, यहाँ में क्लोरीन होता तो रिपल्सन कुछ अलग अलग लगता। यहाँ में सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ में डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा लगता, सिंगल बॉन्ड का कम लगता। क्लियर है ना भाई। लेकिन यहाँ में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो बताओ इसका रिपल्सन भी इक्वल होगा, रिपल्सन तीनों रिपल्सन क्या होगा, इक्वल, तो तीनों एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, बताओ आयोडीन है ना भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है। अब क्या चेक करेंगे, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन। बताओ यहाँ में बॉन्ड bi क्या तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल है, तो क्या तीनों का वजह से जो रिपल्सन लगेगा वो भी आइडेंटिकल होगा। अगर आइडेंटिकल होगा तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है जब लोन पेयर 0 आ जाए तो पहले वाला पूरा कंसेप्ट भूल जाना है। अगर सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो मैं बोला था ना कि अगर कोई मॉलिक्यूल जिनका हाइब्रिडाइजेशन कोई मॉलिक्यूल जिनका पास लोन पेयर 0 है, तो उनका साइड एटम क्या है, सेम है या डिफरेंट है। सारे साइड एटम सेम है डिफरेंट है,
सेम है, डिफरेंट आप लोग बोल रहे थे, सारा साइड एटम क्या है, सेम है। जब साइड एटम सेम है तो उसका बॉन्ड एंगल सेम होता है, बॉन्ड लेंथ सेम होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। क्लियर है ना? तो बताओ बॉन्ड एंगल सेम मिला कि नहीं? तो बताओ इसका बी ए बॉन्ड, ये बी ए बॉन्ड, ये भी सब आइडेंटिकल होगा, इसमें भी सब आइडेंटिकल होगा, सारा का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। समझ पा रहे हैं ना? रिपल्सन भी सेम, बॉन्ड एंगल भी सेम। तो इसलिए ये तीनों चारों का बॉन्ड एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? 120 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इसके पहले वाला कंसेप्ट में लोन पेयर 111 था तो कहानी कुछ अलग थी, लेकिन लोन पेयर 0 मॉलिक्यूल हो जाएगा रेगुलर ज्योमेट्री। क्या हो जाएगा? रेगुलर ज्योमेट्री। और बताओ यहाँ में सबका एंगल क्या होने वाला है भाई? 120 120 120। समझ पा रहे हैं ना? एग्जाम्पल 2 की बात करें हम, मान लीजिए ऐसा लिखा है, तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोरोन कितना बॉन्ड बनाता है? माइनस हो गया, कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ में क्या होगा? sp3। यहाँ में क्या होगा? sp3। क्या सबका सब कुछ सेम है? अब क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सबसे पहला काम लोन पेयर, लोन पेयर 0 0। जहां भी लोन पेयर 0 आ गया तो आपका दिमाग में आना चाहिए, चेक करना पड़ेगा क्या ये रेगुलर ज्योमेट्री तो नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सबका 0, तो समझ लेना रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री में सारा का बॉन्ड एंगल इक्वल होता है। समझ पा रहे हैं ना? बताइए अगर sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल BF4। समझ पा रहे हैं ना? क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो बताइए यहाँ में जो एंगल होगा सारा साइड, पहले देखेंगे क्या, बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या हम लोग सबसे पहले क्या देखना है? सिग्मा बॉन्ड। साइड एटम सेम है, डिफरेंट है? सेम है। साइड एटम सेम है तो बताओ क्या लोन पेयर तो है नहीं, रिपल्सन किसका होगा? बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से। सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्या? सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो रिपल्सन होगा इसका इसके साथ, इसका इसका। साइड एटम सेम है तो जो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से वो भी सेम होगा, तो जो एंगल अरेंज होके आएगा 109.5 डिग्री आएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना भाई। लोन पेयर 0 है तो यहाँ में जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनेगा? 109.5 डिग्री बन जाएगा। समझ पा रहे ना? इसका भी बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? लोन पेयर तो है ही नहीं, साइड एटम सेम है, रिपल्सन भी सेम, एंगल भी सेम। साइड एटम अगर डिफरेंट होगा, यहाँ में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कहानी चेंज हो जाएगा। सब सिंगल बॉन्ड है तो इसका इसका साथ में रिपल्सन, इसका इसका सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जो एंगल बनेगा वो भी सबका एंगल, इसका बीच का एंगल, इसका बीच का एंगल, सब एंगल सेम होगा और वो एंगल इतना होगा। तो बताइए इसका एंगल क्या हो जाएगा भाई? समझ में आया है? तो लोन पेयर 0 में कहानी अलग है। अभी नहीं कि आप कंसेप्ट यूज करेंगे, अरे भाई लोन पेयर तो 0 हो गया, लोन पेयर तो इक्वल है, तो चेक करेंगे सेंट्रल एटम, वो भी डिफरेंट सेंट्रल एटम, फिर बोलेंगे किसकी ईएन ज्यादा है, तो कहानी गलत हो सकती है। अगर लोन पेयर 0, दिमाग में आना चाहिए रेगुलर ज्योमेट्री, और रेगुलर ज्योमेट्री में साइड एटम सेम है तो याद रखना जब साइड एटम सेम हो जाए तो बॉन्ड एंगल इक्वल होता है, बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, और क्या भी इक्वल होता है? बॉन्ड ऑर्डर। इसमें आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो बताइए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, बताओ इसमें सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? इतना तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर कितना बॉन्ड बना? 6। -2 कितना बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन हमेशा डबल, मतलब ये केवल हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंसेप्ट होगा, स्ट्रक्चर के लिए नहीं। 4 ऑक्सीजन है तो 8 हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड कितना? 4। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब बात आएगी लोन पेयर की। बताओ लोन पेयर कितना है? 4 है, इसको 8 बॉन्ड बनाना है, 4 ऑक्सीजन है तो 8 बॉन्ड बन जाएगा। लोन पेयर कितना होगा? बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 -2 मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। ये बात गलत है, सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। 3 ऑक्सीजन है तो 6 हो गया, लोन पेयर कितना होगा? 0। और यहाँ में बताओ 7 तो माइनस हो गया तो 8, 4 ऑक्सीजन है तो 8, लोन पेयर कितना होगा? 0। तो जब लोन पेयर 0 आएगा तो आपका दिमाग में क्या ख्याल आएगा? रेगुलर ज्योमेट्री। क्वेश्चन क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये क्वेश्चन रेगुलर ज्योमेट्री से है क्या? ठीक है, तो हम रेगुलर ज्योमेट्री से चेक करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जैसे SO4 की बात करें, बताओ ये सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस होगा क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना है। क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा है? कार्बन की देखेंगे तो CO3 माइनस का स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, और ClO4 माइनस की बात करेंगे क्योंकि एक माइनस चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, स्ट्रक्चर बनाना तो आता है आपको।
लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का जो ट्रिक था उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बताइए बोर्ड पे ध्यान देना भाई, क्या सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा या डिफरेंट होगा, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बताइए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका रिपल्सन अलग अलग रिपल्सन है, यहाँ में इसका सिंगल का सिंगल से रिपल्सन होगा, डबल का सिंगल से रिपल्सन होगा, तो अलग अलग होगा। इसका कुछ अलग अलग होगा, डबल का डबल से, डबल का डबल से, डबल का सिंगल से, तो रिपल्सन अलग अलग है, तो बॉन्ड एंगल अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, क्या ये इसका बीच का एंगल, इसका बीच का एंगल, इसका बीच का एंगल अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ में मल्टीपल बॉन्ड का मल्टीपल बॉन्ड से रिपल्सन, मल्टीपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से रिपल्सन, तो ये रिपल्सन कम होगा, ये रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये एंगल ज्यादा होना चाहिए, ये एंगल कम होना चाहिए, ऐसे आपको लग रहा है। इसलिए जब भी ऐसा लगेगा तो कौन सा कंसेप्ट आया, रेजोनेंस। क्या आया भाई, रेजोनेंस। रेजोनेंस में इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1 प्लस पाई कितना है 2, सिग्मा कितना है 4, तो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। अगर सारा का बॉन्ड ऑर्डर सेम है भाई, तो क्या सबका रिपल्सन भी सेम होगा, सबका रिपल्सन सेम होगा तो सबका बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा कि नहीं होगा। मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि सब में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। क्लियर है ना। अब अगर हम यहाँ में बात करें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 प्लस पाई कितना है 1, सिग्मा कितना है 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 का मतलब 0 पॉइंट कितना होता है 3, तो यहाँ में 1.3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर से रिपल्सन भी क्या होगा, सबका सेम होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, तो इसका भी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 109.5 डिग्री। क्लियर है ना। केवल एक मॉलिक्यूल को देखो, इसका इससे कंपेयर नहीं करते, एक मॉलिक्यूल के देखेंगे रेगुलर ज्योमेट्री में, इस मॉलिक्यूल पे पूरा फोकस करिए, और इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो क्या आया, 3 ऐसा बना लेंगे, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में देखो ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। क्लियर है ना। इसका मतलब इसका साथ में रिपल्सन, इसका साथ में रिपल्सन, रिपल्सन सब सेम है। अगर साइड एटम सेम है, रिपल्सन सेम है, बॉन्ड एंगल सेम होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, बॉन्ड लेंथ सेम होती है। क्लियर है ना। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम होगा, और कितना हो जाएगा 109.5 डिग्री। क्लियर है ना। और बताओ इसका भी, यहाँ में इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, 1 + 3/4 निकाल सकते हैं ना भाई, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.75 के आसपास में। ठीक है, तो बताइए देखो, हो सकता है कि इसका CO बॉन्ड लेंथ, ClO बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ सबका अलग अलग हो जाए, समझ पा रहे हैं ना, लेकिन एंगल सेम होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ जनरली क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। क्लियर है ना। तो लेंथ वाला क्वेश्चन नहीं है, हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। इसमें सारा बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होगा, इसका इससे कंपेयर करेंगे तो हो सकता है इसका बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ अलग अलग आए, बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग, बॉन्ड लेंथ अलग अलग, लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.75। इसका मतलब ये सारे बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। मतलब इनका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना भाई, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, और इस सब पे चार्ज हो जाएगा -1। इसका मतलब ऑल साइड एटम आर सेम, और बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, रिपल्सन भी सेम होगा, तो सबके बीच में जो एंगल होगा वो भी सेम होगा, और वो एंगल कितना निकल के आएगा 109.5 डिग्री। तो कहने का मतलब है सबका बॉन्ड एंगल आपस में बराबर होगा। ये है रेगुलर ज्योमेट्री का कंसेप्ट। CO4 - 3 होना चाहिए था, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि उसका अलग आएगा तो उसका मैक्सिमम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अगर मान लो इसमें आ गया, आप लोग भी नहीं बता रहे थे, sp2 होगा, और sp2 होने से इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया है, तो बताइए बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, CO3 - 2 का, उसके बाद SO4 - 2 का, और ClO4 - का बॉन्ड एंगल बराबर हो। क्या ये समझ में आ रही है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, सेम हो जाएगा और लोन पेयर 0 होगा तो देखना पड़ेगा। बोलो भाई क्लियर है ना। इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसका अलग अलग होगा। जब भी आप रेगुलर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो डायरेक्टली इसी मॉलिक्यूल के बारे में देखना है, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, बॉन्ड एंगल भी सबका सेम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इतना कर लेंगे तो आपका बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको सीक्वेंस पता होना है कि सबसे पहले क्या चेक करना है। ठीक है, डायरेक्टली सबसे पहले यही चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो मुझे लग रहा है कॉपी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन है, NO2 प्लस NO2 NO2 माइनस ऐसा लिखा है। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, NO2 प्लस। बताइए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, अगर आपको याद होता है 5 प्लस हो गया तो क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना लेंगे। और NO2 माइनस का नाइट्रोजन के वैलेंस में कितना, क्या नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। क्या नाइट्रोजन के, बताओ नाइट्रोजन के पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइए? 5। कितने ऑक्सीजन है भाई, देखिए 2 है कि नहीं। लेकिन यहां में देखेंगे तो NO2 का बात करेंगे तो बताओ यहां में नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 है कि नहीं। और यहां में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और ऑक्सीजन के बैलेंस में भाई कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? 1 2 3 4 5 6। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 है, तो इससे 2 शेयरिंग हो जाएगी। तो बताओ इसका ऐसा समझ पा रहे हैं ना। तो ये NO2 का स्ट्रक्चर है और ये NO2 माइनस का स्ट्रक्चर है, NO2 का है, NO2 प्लस का। समझ पा रहे हैं ना। तो आप बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी को डाउट नहीं है ना। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना है? अगर NO2 माइनस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा जाए तो बता सकते हैं। NO2 माइनस में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, चलिए बताइए। NO2 माइनस में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? 1। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे? 1। देखो भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं ना। ये माइनस है, एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज है तो एक ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है ना, ऐसा हो जाएगा। तो अब बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? ऑक्टेट स्ट्रक्चर। क्या इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट ही कंप्लीट है, देने के लिए है, लेकिन थोड़ी ना इसमें किसी को दे सकता है। तो इसमें तो नहीं हो सकता है कि नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरली किसमें होता है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट या उससे ज्यादा वाला एलिमेंट। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ में माइनस था तो यहाँ में एक ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो स्ट्रक्चर गलत था, इसको सही कर लीजिए। और यहाँ में अब अगर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो बताओ यहाँ में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। क्या ये इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट आ गया। ऑड इलेक्ट्रॉन का वजह से ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता था। NO2 इसका कलर कैसा होता था? ब्राउन कलर। और ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाता था जब ये डाइमराइज होता था तो N2O4 बनता था, है कि नहीं। तो ये सारी कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बोला था उसमें 2 केसेस होता है। अगर मान लो इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बताओ, अगर NO2 लिखा है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है? 1 वैलेंस शेल B प्लस M माइनस C प्लस A होता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये तो मोनोवैलेंट साइड एटम है ही नहीं, तो क्या इसकी वैल्यू 2.5 आएगी। तो या तो इसको 3 से राउंड किया जाएगा, या तो 4 से राउंड किया जाएगा, या तो 2 से राउंड किया जाएगा, या तो 3 से राउंड किया जाएगा। 2 और 3 के बीच में नंबर है, तो ये 2 से राउंड कब होगा और 3 से राउंड कब होगा? तो देखते थे साइड एटम की EN देखते थे। यहाँ में साइड एटम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का EN ज्यादा है, EN ज्यादा है तो ज्यादा वाला वैल्यू को राउंड करना है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या ये सब मालूम है ना भाई। तो बताओ यहाँ में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेटी क्या होगा? 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2। समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ में भी देखेंगे, बताओ यहाँ में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2। लोन पेयर कितना है? 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आप बताइए, जैसे तीनों मॉलिक्यूल में किसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा है? sp sp2 sp2 हो गया ना। तो जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका बॉन्ड एंगल तो 180 डिग्री होगा। तो बताइए, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होने वाला है? NO2 प्लस का। किसका भाई? NO2 प्लस का। इसका तो सबसे ज्यादा होगा, फिर इसमें होगा। तो जब हाइब्रिडेशन सेम होता है तो क्या चेक करते हैं? लोन पेयर। क्या चेक करते हैं? लोन पेयर। क्या यहाँ में लोन पेयर एक है क्या? तो यहाँ में देखो लोन पेयर रिपल्सन इसमें और इसमें रिपल्सन। यहाँ में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन का वजह से रिपल्सन, और यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन का वजह से रिपल्सन। किसमें रिपल्सन ज्यादा डोमिनेट करेगा? इसमें। तो अगर रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड पास में आएंगे, तो एंगल क्या हो जाएगा? कम। समझ पा रहे हैं ना। NO2 में तो बताइए NO2 प्लस के बाद NO2 माइनस, उसके बाद क्या होगा? NO2। तो ये बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट जो भी नंबर आप डाल रहे हैं वो डाल देंगे। OH2, OCl2, OF2। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना है। मैं आपको यहाँ में स्ट्रक्चर ही बना के दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका भी और इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन सेम। तो क्या चेक करते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर कितना, क्या समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो उसके बाद लोन पेयर रिपल्सन चेक करेंगे। तो लोन पेयर सेम है तो रिपल्सन सब में सेम होने वाला है। फिर देखते हैं बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल का रिपल्सन भी सब में सेम हो जाएगा। फिर क्या देखते हैं? सेंट्रल एटम। क्या देखते हैं भाई? सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम सेम हो जाए तो क्या देखेंगे? साइड एटम। क्या देखेंगे? साइड एटम। साइड एटम का साइज बड़ा होता है, साइड एटम का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो बताओ तुम्हारा हिसाब से बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका? अरे भाई सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जिसका साइड एटम ज्यादा बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन में बड़ा साइज किसका है? क्लोरीन का। तो बताओ OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? उसके बाद हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसका साइज बड़ा होता है? फ्लोरीन। तो आप लिख देंगे OF2, उसके बाद लिख देंगे OH2, तो गलती हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको यहाँ में समझना है। मैं बोला था कि जब भी साइड एटम फ्लोरीन आ जाए, क्या आ जाए, तो इसको क्या करेंगे? EN चेक करेंगे। इसका क्या चेक करेंगे? समझ पा रहे हैं ना? और EN का इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने का वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ना उसको अपने पास में खींच लेगा। तो यहाँ में जो एंगल बनेगा वो सबसे कम बनेगा। जब भी साइड एटम फ्लोरीन आए उसको सबसे पहले भेजो, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। तो बताओ OF2 का बॉन्ड एंगल सबसे कम, उससे ज्यादा OH2 और OH2 से ज्यादा OCl2। हाँ, फ्लोरीन जब भी आ जाए हमेशा छोटा होगा, उसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा हो जाएगा। क्योंकि इसमें कंसेप्ट लगाते हैं EN, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ में इलेक्ट्रॉन होगा रिपल्सन होगा एंगल बढ़ेगा। ठीक है? तो यहाँ में क्या करेगा? फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं तो एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो फ्लोरीन जहां आएगा उसका एंगल सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लो एक बार और क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका नाम जानते हैं क्या? क्या है? ईथर। क्या है? और ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? पानी। समझ पा रहे हैं ना? पानी को भी आप लोग भूल जाते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। देखिए इधर, और यहाँ में क्या करना है? देखिए यहाँ में O, यहाँ में एक CH3 लगा देना है, यहाँ में H, और यहाँ में इसके पास क्या है? दो लोन पेयर, और यहाँ में O और यहाँ में क्या है? CH3। बताओ यहाँ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ में ऐसा लिख देगा, मतलब आपको जो कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल लेना है किसके रिस्पेक्ट में भाई? ऑक्सीजन। क्लियर है ना? अब आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है ना? तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, क्या चेक करने वाले हैं? 2। यहाँ में कितना और यहाँ में कितना? 2। क्लियर है ना? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? सेम। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तो क्या चेक करेंगे? अब देखेंगे, देखो यहाँ में जो रिपल्सन होगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रिपल्सन होगा। यहाँ में देखो लोन पेयर से रिपल्सन होगा, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा। ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में लोन पेयर से रिपल्सन होगा, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा। ठीक है? यहाँ में लोन पेयर से रिपल्सन, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन। ठीक है? तो यहाँ में देखा ये जाएगा। आपका हिसाब से बताइए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? तो आप बताओ, क्या यहाँ में लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा, तो हाइड्रोजन का साइज छोटा है ना, तो ये पास में आ जाएगा। लेकिन यहाँ में CH3 का साइज बड़ा होता है ना, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को उतना रिपेल नहीं कर पाएगा। ये भी रिपल्सन करेगा, लेकिन ये एंगल और ये एंगल में कौन सा एंगल ज्यादा होगा? इसका। लेकिन भाई ध्यान देना, अगर ये लोन पेयर में रिपल्सन होगा तो क्या दोनों ग्रुप पास में आएंगे? और जैसे ही पास में आएंगे CH3 बल्कि ग्रुप, क्या होते हैं? बल्कि ग्रुप। दोनों का बीच में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसका वजह से ये एंगल 111 डिग्री हो जाता है। अच्छा बताओ, अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मैक्सिमम एंगल 109 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन एंगल 109 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है, 111 डिग्री हो जाता है। क्लियर है ना? तो याद रखना क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि जब लोन पेयर रिपल्सन होगा तो दोनों ग्रुप पास में आएंगे, बल्कि का बीच में रिपल्सन, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, जिसका वजह से एंगल बढ़ जाता है। तो बताइए सबसे ज्यादा एंगल किसमें?
पानी का एंगल सबसे कम, उससे ज्यादा अल्कोहल का, ईथर का। ये है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ईथर और एस्टर मालूम है ना, आर ओ ओ डे, आर ओ ओ, आर सी ओ ओ आर, ऐसा होता है। देखिए आर सी ओ ओ आर, इसको बोलते हैं एस्टर, और आर ओ आर को क्या बोलते हैं, ईथर। कॉपी हो गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है और कंपेयर करना। देखिए नेक्स्ट जो भी नंबर हो आपका, CH2F2 क्या लिखा है, CH2F2। बताइए यहाँ में लून पेयर क्या है भाई, मान लो ये एंगल को x बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, ये एंगल को y, समझ पा रहे हैं, और ये एंगल को क्या बोला गया, z। एंगल कंपेयर करना है, कौन सा एंगल ज्यादा होगा, कौन सा एंगल कम होगा, क्लियर है ना, एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गामा ऐसा बोल दिया जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसको मैं यहाँ में स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ में H है, यहाँ में 2 F है, क्लियर है ना भाई। बताओ क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर sp3 है तो क्या आपको लग रहा है कि सारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि साइड एटम सेम नहीं है। साइड एटम, 2 फ्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है, क्लियर है ना। तो जब साइड एटम सेम होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड का बीच में रिपल्सन भी सेम होता है, तो बॉन्ड एंगल भी बराबर होता है। लेकिन साइड एटम क्या हो चुका है, डिफरेंट। तो देखेंगे अभी आप लोगों को पता चलेगा, रिपल्सन भी अलग अलग लगेगा, क्लियर है ना। साइड एटम अगर सब हाइड्रोजन होता तो बताओ बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री होता है ना। लेकिन साइड एटम अब डिफरेंट हो चुका है, क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी फ्लोरीन आ जाए भाई, फ्लोरीन क्या यहाँ में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन बताओ कार्बन हाइड्रोजन में, कार्बन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है। कार्बन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में, तो बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम के पास ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें बात करेंगे, फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, तो क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ में होगी, एंगल तो सेंटर पे बनता है। तो बताओ भाई यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो यहाँ में रिपल्सन ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ में बॉन्ड एंगल सबसे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें, क्लियर, क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ में CH है, एक CH है, CF है, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ में तो है ही नहीं। तो यहाँ में जो रिपल्सन होगा इससे तो ज्यादा होगा, इससे बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे। क्या समझ पा रहे हैं क्या। तो बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल x, फिर अच्छा बताइए, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देंगे, और ये एंगल तो बराबर ही हो। तो यहाँ में x और y बॉन्ड एंगल को आपको कंपेयर करना है कि किसका एंगल ज्यादा होगा, और इसको भी मान लीजिए कुछ z मान लेंगे, और इसमें आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है x y z। आप खुद सोचिए, पहले ये कंपाउंड दिया है और x y z का ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देना भाई, मैं एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा से समझाया जा सके। देखो ऐसा लिखा है, क्लियर है ना। बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, क्या होगा भाई, sp2। लोन पेयर क्या है, 0, ठीक है। साइड एटम सेम है, डिफरेंट है, साइड एटम क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे रिपल्सन, ठीक है। बताओ यहाँ में डबल बॉन्ड है, यहाँ में सिंगल बॉन्ड है, तो बताओ ये जो एंगल होगा, क्या यहाँ में जो रिपल्सन होगा इसका बीच में, वो कौन सा रिपल्सन होगा, मल्टीपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड के साथ में रिपल्सन होगा। मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, है कि नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में रिपल्सन और मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिपल्सन, किसका रिपल्सन ज्यादा होता है, मल्टीपल का सिंगल बॉन्ड से रिपल्सन ज्यादा होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताओ यहाँ में जो रिपल्सन हो रहा है वो किसका रिपल्सन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से रिपल्सन हो रही है। तो बताओ ये रिपल्सन और ये रिपल्सन में कौन ज्यादा रिपल्सन होगी, ये ज्यादा रिपल्सन होगा, ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा, ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा। तो बताओ क्या ये पास में आएंगे, तो ये जो एंगल होगा वो छोटा होगा, नहीं समझे क्या। बताओ यहाँ में देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होने चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि साइड एटम सेम नहीं है, तो एंगल कुछ अलग होगा, क्लियर है ना। तो अगर ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूंगा क्या, जो एंगल y है वो लेस देन 120 डिग्री होगा,
क्लियर है क्या? 120 डिग्री से कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ में मल्टीपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड के साथ में रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड क्या होंगे, इसके पास आ जाएंगे। आपका दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए। यार भाई कहाँ रेजोनेंस होगा ही नहीं, समझ पा रहे हैं ना? तो ये सब बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या जो y का एंगल होगा 120 डिग्री से कम होगा? अच्छा, इसका मतलब जो y का एंगल हो 120 डिग्री से होगा, तो ये एंगल जब पास में आएंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा 120 से। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, x एंड z जो होंगे, x और z, इनका जो एंगल होगा, x एंड z जो होंगे, इनका जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 120 होगा। क्लियर है? और बताओ x और z का या में मल्टीपल का सिंगल से रिपल्सन, मल्टीपल का सिंगल से रिपल्सन, तो क्या x का एंगल और z का एंगल बराबर होगा? मतलब x और z का एंगल बराबर होगा, समझ पा रहे हैं ना? और वो किससे ज्यादा होगा? आप लोगों को याद होगा जब हम शुरुआत में पढ़ रहे थे तो आपको बताया जा रहा था, जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जा रहा था तो s और p के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन जब d ऑर्बिटल आता था तो नहीं बनता था। जैसे कि कुछ याद आ रहा है क्या? SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन SH6 एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ, अभी उसका रीजन अभी समझ में आएगा। तो चलिए आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करते हैं COF2। ठीक है, इसमें आपको कंपेयर करना है तो भाई देखिए ये कंपाउंड दिया है COF2, COCl2, COBr2, इसमें आपको कंपेयर करना है। देखो कौन कौन सा एंगल कंपेयर करना है, XCX, X बोले तो हेलोजन, हेलोजन कार्बन हेलोजन का बीच का एंगल XYZ, इसमें सब में कंपेयर करना है। और दूसरा ऑक्सीजन कार्बन हेलोजन, ऑक्सीजन कार्बन हेलोजन का बीच का एंगल जो ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, उसमें किसका एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड वाला। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट का एक कंसेप्ट है, जल्दी से पढ़ के आज की क्लास को खत्म किया जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग मुझे बताइए XYZ में क्या लग रहा है, हेलोजन कार्बन हेलोजन का बीच का एंगल, हेलोजन कार्बन हेलोजन का बीच का एंगल, किस में एंगल सबसे ज्यादा होगा? कौन में? XYZ में बताइए, XYZ ऐसा कुछ किसका एंगल सबसे कम होगा? X सबसे कम होगा, श्योर है कि आप लोग? X सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये देखिए भाई यहाँ में क्या होगा, रिपल्सन होगा, मल्टीपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से रिपल्सन, मल्टीपल का सिंगल से रिपल्सन होगा, मल्टीपल का सिंगल, तो ये साइज एटम बड़ा है ना, तो इसका जो रिपल्सन होगा बच्चों, इसका जो रिपल्सन होगा इससे ये पास में नहीं आ पाएगा जितना ये पास में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? बताइए X एंगल X से बड़ा Y, Y से बड़ा Z, क्लियर है ना? अगर मान लो जब ये पास में आएगा, क्या ये सबसे पास में आएगा तो ये वाला एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा, क्लियर है ना? तो इसमें अल्फा बीटा गामा में सबसे बड़ा, क्या समझ में आया? अरे भाई जब ये पास में आ रहा है ना, आप ही तो बोला कि इसका एंगल सबसे कम होगा, जब ये पास में आएगा तो ये वाला एंगल तो ज्यादा ना हो जाएगा, तो इसलिए अल्फा ज्यादा होगा, बीटा फिर गामा। जैसे ये देखो फ्लोरीन एकदम पास में आ गया तो ये एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ब्रोमीन हमारा पास में नहीं आया तो ये एंगल और ये एंगल में ये एंगल ज्यादा हो जाएगा।
तो देखिए लिखा है यहाँ में, देखिए PCl5 एग्जिस्ट करेगा, PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, SF6 एग्जिस्ट करेगा, SH6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, IF7 एग्जिस्ट करेगा, IH7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, XCF2 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता, उसका रीजन देख लेंगे। और जनरली भाई जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वो क्या है, साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन। जब साइड एटम देखिए हाइड्रोजन है, ये सब मॉलिक्यूल हमारे क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो साइड एटम है इसमें En की वैल्यू ज्यादा है, क्लियर है ना भाई। यहाँ में जो साइड एटम है वो हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है भाई, 2.5 से कम होता है। अब इसका क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2 से कम है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसका वजह से उनकी हाइब्रिडाइजेशन, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते ही नहीं। तो लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे इन ऐसा लिख लीजिएगा, इन SF6, PCl5, XCF2, IF7, the En of side atom, ये सब मॉलिक्यूल, ये सब ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो the En of side atom is more than 2.5. The En of side atom is more than 2.5. Therefore, d orbital of central atom can participate in bond formation in PCl5, SF5, SF6, ये सारा मॉलिक्यूल लिख लीजिएगा ना। And XCF2 as the En of side atom is more than 2.5, therefore d orbital of central atom can participate in bond formation due to contraction of central atom, ठीक है, ये बातें अभी समझ में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इन ये सारे मॉलिक्यूल इन PH5, XCH2, IH7 and SH6, the En of side atom is less than 2.5. Therefore, it does not provide sufficient energy. For d orbital to participate in bonding. Therefore, they can't exist. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें, देखिए SF6 की बात करें और SH6 की बात करें, तो बताइए साइड एटम का En ज्यादा है ना, साइड एटम का En ज्यादा है, तो बताओ इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है ना। और यहाँ में देखो साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस, और सेंट्रल एटम पे चार्ज कौन सा डेवलप होगा, माइनस, क्योंकि इस समय इसकी En ज्यादा है, तो इस पे चार्ज माइनस, उस पे चार्ज प्लस होगा। समझने की कोशिश करिए कि ये थर्ड पीरियड का मेंबर है ना, तो इसके पास जो ऑर्बिटल होंगे, जैसे मान लो होगा 3s 3p 3d, जैसे हम बाउ रूल से बात करें तो पहले 3s 3p फिर 4s फिर 3d, होता है कि नहीं होता है, अरे भाई 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब बाउ के रूल से 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 4s होता है, फिर 3d होता है। अब बताइए अगर हम बात करें यहाँ में साइड एटम का साइज, प्लस का मतलब साइज छोटा, माइनस का मतलब साइड एक्सपेंडेड, है कि नहीं। पर भाई अगर S प्लस और S माइनस में किसका साइज बड़ा होता है, S माइनस का साइज बड़ा होता है और S प्लस का साइज छोटा होता है। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ में देखिए साइड एटम जिसका En ज्यादा होता है वो क्या करता है, मान लो यहाँ में ये 3s है, सल्फर की हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की, 3s है, मान लो यहाँ में ये 3p है और ये 3d है, क्लियर है ना। और यहाँ में मान लो जो ये हमारा सेंट्रल एटम कौन है भाई, सल्फर, और इसकी बात कर रहे हैं साइड एटम क्या है, फ्लोरीन। तो बताइए साइड एटम का वजह से ये क्या करता है, सल्फर जो होता है, बताओ 6 बॉन्ड बनाना है, अभी तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड बन सकता है, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन को प्रोमेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को प्रोमेट करेगा, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 बॉन्ड बन जाएगा।
इसका मतलब जब साइड एटम का ईएन ज्यादा होता है तो बताओ सेंट्रल एटम पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने का वजह से साइज छोटी हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है तो ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। साइज छोटी होगी तो वो उसका रेंज में आ जाएगा, एनर्जी का रेंज में आ जाएगा, तो ये सब ऑर्बिटल का क्या हो जाता है, इंटरमिक्सिंग। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि साइज कंट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कौन साइड एटम क्या है, फ्लोरीन। साइड एटम फ्लोरीन है ना भाई, साइड एटम क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब साइज कंट्रैक्ट हो रही है, समझ पा रहे हैं ना, इसलिए ये बन जाता है। लेकिन ऐसा अगर हम बात करेंगे SH6 में, तो मान लो ये सल्फर है, 3s है, 3p है, और बताओ यहाँ में सल्फर पे कैसा चार्ज आ रहा है, माइनस, तो ये भाई इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो 3D कुछ ऐसा होगा, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ में साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता है कि ये डी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराए बॉन्ड फॉर्मेशन में। हाइड्रोजन के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को इसमें प्रमोट करा पाए। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर साइड एटम फ्लोरीन है जिसकी ईएन ज्यादा होती है, उस पे सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से साइज कंट्रैक्ट हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आराम से प्रमोशन होगा। लेकिन यहाँ में सेंट्रल पे कैसा चार्ज आया है, माइनस या प्लस, माइनस। माइनस का मतलब साइज बढ़ गया है, और साइज बढ़ गया है तो इस इलेक्ट्रॉन का प्रमोट कराने के लिए एनर्जी हाइड्रोजन के पास इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि हाइड्रोजन इस लोन पेयर को प्रमोट करा दे डी ऑर्बिटल में। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए ये मैक्सिमम ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब SH2 एग्जिस्ट, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन, लेकिन D आ जाएगा जब हाइब्रिडाइजेशन में D आ जाएगा उस समय H मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना, CH4 एग्जिस्ट करता है सेकंड पीरियड का, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन थर्ड पीरियड के साथ में अगर हाइड्रोजन आ जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके पास D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, और हाइड्रोजन के पास इतना एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ में फेंक देगा। समझ पा रहे हैं क्या, तो यही कारण है कि ये सब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है और ये सब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए, नेक्स्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे।